दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के जीएस के सवालों को लेकर हाजिर हूं। तो एक बार जीएस के सवालों को देख लीजिए कि किस प्रकार के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आप अपने पेपर को मैच कराइए और देखिए कि कितने जवाब आपके सही हुए। पहला सवाल था दोस्तों कि दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। ऐसे सवाल जो आपको जनरली क्लास में नहीं पढ़ाए जाते। आदमी पढ़ता क्या है और पढ़ाता क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, यही सवाल आपको पढ़ाया जाता है जीएस में। ये सब सवाल दोस्तों आपको जनरली मिलेंगे नहीं। हालांकि अगर किस सब्जेक्ट से आया ये बात करेंगे तो है तो इकोनॉमी या फिर एनवायरमेंट में इसको आना चाहिए, बट ये अपने आप में ऐसा सवाल है जो जनरल नॉलेज का सवाल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन सर जब इस तरह के सवाल कभी पढ़ते नहीं तो पता कहां से होगा। मैं आपको ट्रिक देता हूं, जब कभी ऐसे सवाल आए ना तो एक बार इसका हिंदी वर्जन और एक बार इसका इंग्लिश वर्जन आप जरूर पढ़िए। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो देखिए लास्ट में आपको एक शब्द मिल रहा है यहाँ पर कि असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यहां पर एक शब्द मिल रहा है रिस्क रिडक्शन और वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम यूनेस्को की बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है कि यूनेस्को क्या करता है दोस्तों। जो इमारतें होते हैं, जो विश्व धरोहर की चीजें होती हैं, उनको संरक्षित करने का काम करता है, ना कि आपदा जोखिम से संबंधित कोई काम करता है। डब्ल्यूटीओ दोस्तों ट्रेड पर काम करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यूएचओ दोस्तों हेल्थ से संबंधित काम करता है। तो आपका जवाब क्या होगा, यूएनडीआरआर। यूएन माने हो जाता है यूनाइटेड नेशन और डी माने हो जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन में जो इंग्लिश दिया है ना उसी को जब आप ओपन करेंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा था जवाब। सोचिए इसी के ऊपर जवाब लिखा है, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब नहीं दिया, मारे डर के कि कहीं गलत ना हो जाए और हमारा नंबर ना कट जाए। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करिए। एक सवाल है दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये किताब दोस्तों किसने लिखा है? एन एरा ऑफ डार्कनेस का है पंडित सुंदरलाल की रचना नहीं, पुरानी रचना है दोस्तों। क्रिस्टोफर वेली भी नहीं, आसफ अली भी नहीं, इसे लिखा है दोस्तों कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता है शशि थरूर। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इस बार किताबों से खूब सवाल पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, G20 में जी का मतलब क्या है। देखिए पहले तो था G7। ठीक है, G7 अलग है दोस्तों और G20 अलग है। ठीक है, G7 जो है दोस्तों यह 7 देशों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7। उसी तरह से जो G20 है दोस्तों ये ग्रुप ऑफ क्या है दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह है। तो जी का मतलब जनरल नहीं, जी का मतलब ग्रेट नहीं, जी का मतलब गुड नहीं, जी का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप आपका जवाब हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का दोस्तों समूह है। कर क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। ये तो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सवाल है, ऐसा मैं मानता हूं। इंग्लिश वर्जन पढ़िए, इसका लिख रहा है फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड। अब देखिए ये सब सवाल आपको कहीं पढ़ाए नहीं जाते। आपने बहुत जगह कोचिंग किया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से पढ़ा होगा, कहीं भी दोस्तों इस तरह के सवाल आपको नहीं मिले होंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है कि इस तरह के सवालों का जवाब कैसे ढूंढे वो सिखाना। अगली बार जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप कैसे जवाब ढूंढेंगे, इस पूरे लाइन में कुछ ना कुछ तो जान पहचान आपको मिलेगा। इसमें से जान पहचान वाला शब्द दोस्तों फील्ड वर्क बेस्ड। ठीक है, अब देखिए फील्ड वर्क वाला कार्य किसका होता है। जैसे दोस्तों देखिए जो जाके किसी का लोन करते हैं, फील्ड वर्क का काम ही तो होता है, जाके ढूंढना और जरूरतमंद लोगों को लोन देना, जरूरतमंद लोगों को क्रेडिट कार्ड देना। ठीक है, उनसे वसूली करना, यही तो फील्ड वर्क है। या फिर कहीं पर जाकर एजेंट बनाना, किसी को जो है कोई भी पॉलिसी सेल करना, यही तो फील्ड वर्क है। तो कह रहा है फील्ड वर्क का जो रिसर्च होता है किस पर बेस्ड होता है, क्या यह जीवन संबंधी पर बेस्ड होता है यानी बायोग्राफिकल होता है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए, हिंदी में पढ़ेंगे लिखा है जीवन संबंधी, आपको लगेगा हाँ व्यक्ति के जीवन से संबंधी होता है, यही जवाब दे दें, लेकिन नहीं, बायोग्राफिकल दोस्तों यहां सही पॉइंट नहीं लिख रहा है। दूसरा लिख रहा है प्रयोग सिद्ध, तीसरा लिख रहा है प्रयोगात्मक, चौथा लिख रहा है ऐतिहासिक। ये कोई ऐतिहासिक काम तो है नहीं कि आप तलवार वार लेके निकले हो कुछ विजय करने फील्ड वर्क पे। तब के जमाने में फील्ड वर्क होता था कि फील्ड में युद्ध होते थे। ठीक है, आपके सामने दोस्तों ये दो पॉइंट है, प्रयोगात्मक या फिर प्रयोग सिद्धि। देखिए आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं निकले हैं, बात को ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं निकले हैं। ये क्या है दोस्तों, ये जो अनुसंधान है यह प्रयोग सिद्ध अनुसंधान है, फील्ड वर्क बेस की। ये आपके फील्ड में जाने से, ऐसा करने से आपको आउटपुट निश्चित रूप से मिलेगा। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को जोड़ करके अपना जवाब दे सकते हैं, वरना फिर क्या कहां कहीं पढ़ा नहीं तो जवाब देंगे कैसे। ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की PURA पूरा एक योजना है दोस्तों, ये किसको संदर्भित करती है, पूरा
वो किसको संदर्भित करती है? तो लिख रहा है, देखिए पूरा जब लिख दिया तो एक तरह से फुल फॉर्म है PURA, तो यहां पर अ प्लान फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज एक दे रहा, दूसरा दे रहा अ मॉडल। देखिए मॉडल की तो बात ही मत कीजिए, क्यों? मॉडल फॉर ग्रोथ एंड मेट्रो सिटीज, कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरा का फुल फॉर्म भी तो होना चाहिए। और यहां पर अ लगा के दोस्तों गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। प्रोवाइडिंग अर्बन रूरल अलाइनमेंट हो सकता है, या फिर प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज हो सकता है। तो आपका जवाब दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, न कि शहरी ग्रामीण संरक्षण प्रदान करना। ये आप याद रखेंगे। तो जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने किया होगा उनका जवाब सही है। करा बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा दोस्तों एक तरह से मोटा अनाज होता है, ठीक है। बाजरा जो होता है दोस्तों, यह किसे कहते हैं? यह एक तरह से क्या है? मोटा अनाज है, मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज है। और पहले के जमाने में मोटा अनाज लोग खाते थे, लेकिन अब दोस्तों मोटा अनाज का प्रचलन समाप्त हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों अब धीरे धीरे आने वाले समय में कहूं 20-25 साल बाद ना एक बार फिर से मोटे अनाज का प्रचलन आ जाएगा। और सबसे ज्यादा मोटा अनाज कौन पैदा करता है? राजस्थान पैदा करता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कुल उत्पादन का, ठीक है, भारत में कुल उत्पादन का, तो कुल उत्पादन का लगभग 42%, कितना दोस्तों? लगभग 42% उत्पादन अकेले कौन करता है? यह राजस्थान करता है। ये आप जानिए, ठीक है। वहां की धरती ऐसी है दोस्तों, ठीक है, कि वहां मोटा अनाज होता है, बाजरा वगैरह सब वही मिलता है, बाजरे की रोटी वहां बड़ी पॉपुलर है, ठीक है। तो राजस्थान कीजिएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। करण नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार हम लोगों ने इसे पढ़ा है। बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों एकमात्र परमाणु ऊर्जा विद्युत संयंत्र है दोस्तों नरौरा, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है। लिख रहा है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, ठीक है। अब बच्चों ने सोचा यूनाइटेड किंगडम आते ही ना उनके दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, यूरो। बहुत सारे बच्चों ने किया भाई यूरो जो दोस्तों यूरोप में चलने वाली मुद्रा है, ये यूरोप महाद्वीप में चलती है, लेकिन यूरो दोस्तों इस तरह से मत याद रखिए। डॉलर वगैरह अमेरिका की है, एन दोस्तों जापान की मुद्रा है। एन कहां की मुद्रा? जापान की। और डॉलर कहां की है दोस्तों? ये अमेरिका की है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो यूनाइटेड किंगडम की बात कर दिया, यहां पर दोस्तों पाउंड चलता है। क्या चलता है? यहां पर पाउंड स्टर्लिंग चलता है। क्या चलता है? पाउंड स्टर्लिंग चलता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। तो गलती आपसे हो सकता हो गई हो, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर अगर आप चूज करते तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता। आगे लिखा है ग्रीन हाउस गैस क्या है? बहुत अच्छा सवाल दिया, लेकिन दिल दुखाने वाला भी सवाल है। काश कि ये पूछ लिया होता कि ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, हम सीना चौड़ा करके बता देते कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CH4 यानी मीथेन आता है। ये सब चीजें क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, जिसे हम वैश्विक तापन कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, यहां पर अलग ही दिशा में जा रहा है। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस क्या है? कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, ऐसा थोड़ा, हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि हाइड्रोजन छोड़ती हो, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस भी होता है। कह रहा है गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, देख लेंगे। गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, क्या ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है? अरे अवशोषित नहीं करती। ग्रीन हाउस गैस की जो बढ़ती है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होती है? ये ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन छोड़ती नहीं दोस्तों। यह गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित भी करती है और अवशोषित भी करती है, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि नहीं सर, यहां पर जो जवाब होगा वो ये भी हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती, लेकिन यहां पर मुद्दा दोस्तों अवशोषित का है, ठीक है। ये अवशोषण ठीक नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ती जरूर है, लेकिन अगर अवशोषित कर लेती तो फिर दिक्कत ही क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहां पर अलग पॉइंट है। एक बार आप देखिएगा आपके हिसाब से क्या जवाब होगा। वैसे मैंने जो मुझे समझ आया मैंने बता दिया। करा प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? देखिए एक तरह का रजिस्ट्रेशन किया जाता है जब आप किसी तरह की गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं। देखिए पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार के हर पेपर में एक आध सवाल जीएसटी से जरूर पूछे गए। सरकार चाह रही है कि आप जीएसटी से अवेयर होइए और उसके बारे में जो है जानिए। बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कर लेता है, और रजिस्टर्ड करने की केस क्या होती है दोस्तों? 2 केस होता है। अगर आप गुड्स में डील करते हैं, कोई सामान वगैरह बेचते हैं, तो जब आपका टर्नओवर दोस्तों 40 लाख हो जाता है, तब आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। फिर आप भग नहीं सकते, उसके पहले जो आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन उसके बाद तो आपको लेना होगा। लेकिन यदि आप सर्विस सेक्टर में डील करते हैं दोस्तों, तब दोस्तों जो यहाँ डेटा है वो कितना है दोस्तों? 20 लाख का है, तब लेना जरूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, जब जीएसटी आप ले लेते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको जीएसटीआईएन मिल गया है, जीएसटीआईएन, ठीक है। तो याद रखेंगे जीएसटी यहां मत बोलिएगा, जीएसटीआईएन हो जाएगा, एचएसएन नहीं और आईजीएसटी भी नहीं, ठीक है।
आगे लिख रहा है दोस्तों साइबर सुरक्षित भारत पहल, ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? साइबर सुरक्षित भारत पहल क्या 2016 में, 2015 में, 2017 में या फिर 2018 में? ठीक है, साइबर सुरक्षित भारत पहल दोस्तों ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था जनवरी 2018 में। ठीक है, तो 16 और 15 और 17 गलत है दोस्तों, ये जनवरी 2018 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जिसका नाम क्या दोस्तों? साइबर सुरक्षित भारत पहल। अगला है किस दिन को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर 11 जुलाई की बात करेंगे दोस्तों तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ 19 अगस्त भी नहीं है जवाब दोस्तों, इसका जवाब है दोस्तों 21 सितंबर। 14 नवंबर दोस्तों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेहरू जी की जयंती और बाल दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 सितंबर जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहीं बगल में आप 16 सितंबर भी आप याद रखेगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है, अच्छे से समझ के रहिएगा। करा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थी? देखिए, मुख्यमंत्री की बात करता तो अलग है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात करता तो अलग है मायावती, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री का क्रम पढ़ेंगे तो जलई मोचई रविचपी अटल एचडी इंद्र। ठीक है, यही पढ़े ना, भूल गए? ठीक है, जलई मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लई ल मतलब लाल बहादुर शास्त्री, ई मतलब इंदिरा गांधी, जलई मोचई मतलब मो मतलब मोरारजी देसाई। इसी तरह से क्रम आगे बढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आप याद रखेंगे। सोनिया गांधी तो कभी बनी नहीं। सरोजिनी नायडू का नाम तब आता है दोस्तों, सरोजिनी नायडू जी 1925 में दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यह कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली क्या थी दोस्तों? पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। इसके पहले भी दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट जी ने किया था, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं थी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ज्यादातर बच्चों ने यही जवाब दिया है, उनको लगा कि भाई नेशनल वाला है तो यही सबसे ज्यादा करेगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड दोस्तों ये भी नहीं है। कोरोमंडल भी नहीं दोस्तों। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड सबसे ज्यादा खाद का उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, देखिए इंग्लिश में पढ़िए, खाद मतलब क्या लिख दिया दोस्तों? लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन इंडिया की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें गुजरात है, ये आप याद रखेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चा जानता है दोस्तों 1993 में हुआ, लेकिन 1993 में कब हुआ है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 28 सितंबर को लागू हुआ NHRC। ठीक है, NHRC नेशनल ह्यूमन और क्या हो जाएगा? रिसोर्स मत कर दीजिएगा दोस्तों, ह्यूमन राइट कमीशन की बात कीजिएगा। ठीक है, तो ये 1993 में NHRC लागू हुआ दोस्तों। और कब लागू हुआ है तो याद रखेंगे 28 सितंबर को। तो ढूंढ लीजिए कहां पे दिया 28 सितंबर। यहां 10 अक्टूबर, 10 जुलाई और 12 सितंबर नहीं होगा, ये 28 सितंबर होगा। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ दोस्तों बढ़ाया गया है? देखिए कैशलेस, भारत चाहती है ना कि कैशलेस इकोनॉमी बने। कैशलेस मतलब कोई अपने हाथ में लेके कैश ना घूमे, हर चीज के लिए यूपीआई करे, डिजिटल बैंकिंग का यूज करें, लेकिन कैश नहीं। आज वो भी वैसा गया है। ठीक है, इसलिए तो सब कुछ सरकार के निगाह में धीरे धीरे आ रहा है। कह रहा बैंकिंग क्षेत्र का संकट ऐसा कुछ नहीं, सब लोग यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, तो कहां संकट आएगा? क्या है विमुद्रीकरण? नहीं, ये नोटबंदी थोड़े है, यह स्वच्छ भारत का कोई लेना देना नहीं दोस्तों, यह डिजिटल इंडिया के तहत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है? तो महाभारत को आयुर्वेद का विज्ञान नहीं कहते हैं, चरक संहिता को कहते हैं। चरक मुनि ने दोस्तों इसकी रचना किया था, यह आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? देखिए पंचायत की बात दोस्तों दो जगह पर आई है, या तो अगर पंचायतों की स्थापना की बात करें, पंचायतों की स्थापना की बात अगर कर रहा है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे यहां पर अनुच्छेद 243 आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 243, और इसके अंतर्गत छ याद रखेगा, छाता वाला छ। या तो दोस्तों पंचायतों के बारे में और कहां बताया गया दोस्तों? तो पंचायती राज के बारे में दोस्तों बताया गया एक अनुच्छेद 40 में भी। ठीक, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 243 आप याद रखिए, सही जवाब हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, करा किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं? जो कोई पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया
बताया था कि 23 मार्च को दोस्तों 23 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों क्या किया गया था, फांसी दिया गया था। इनको जो है फांसी के तख्त पर लटकाया गया था। तो याद रखेंगे इसी दिन दोस्तों मौसम खराब हो गया था। ठीक है, इसी दिन मौसम खराब हो गया था, कई बार दोस्तों आपने पढ़े थे। ठीक है, खराब हो गया था। और इसके अगले दिन दोस्तों, अगले दिन मामला टीबी पर आ गया। अगले दिन टीबी पर आ गया। टीबी मतलब वो ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा है, टीबी मत लिखेगा, टीबी लिखेगा। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। जबकि मौसम खराब हुआ था कब, याद रखेंगे 23 मार्च को ही दोस्तों मौसम खराब हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। इसके एक दिन पहले दोस्तों क्या मनाया जाता है, जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सब जोड़ के पढ़ते चलिए। करा है एसएसी कोड। एसएसी कोड में दोस्तों कितने अंक होते हैं, ठीक है, एसएसी कोड में कितने अंक होते हैं, इसको सर्विस अकाउंटिंग कोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सर्विस अकाउंटिंग कोड के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये आप याद रखेंगे। इसमें कुल 6 डिजिट होते हैं, 5, 4 और 10 मत कीजिएगा। इसी के साथ साथ बैंक अकाउंट या फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड में दोस्तों कितने डिजिट होते हैं, ये सब दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दिया गया दोस्तों, तो भगत सिंह को नहीं, ये दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दोस्तों किसने दिया है, तो ये दिया दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। किसकी तरफ से दिया दोस्तों, तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया है। बाकी जवाहरलाल नेहरू मत कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू को चाचा की संज्ञा दी जाती, चाचा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बच्चे उन्हें चाचा कह के पुकारते थे, आप सभी जानते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह के पुकारा जाता है। ठीक है, नेताजी कह के पुकारा जाता है, याद रखेंगे। आगे दे रहा दोस्तों कि भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त किया था। यही सब सवाल पूछेंगे तो बेइज्जती लगेगा भाई। ठीक है, किस वर्ष हमें स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, तो 1947 में भारत आजाद हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उस समय दोस्तों एक अधिनियम भी आया था। 1997 में अपनाई गई किस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडार और प्रयोग को दोस्तों समाप्त करना है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो एक लिख रहा है दोस्तों CWC, दूसरा लिख रहा है CTBT, तीसरा लिख रहा है BWC, चौथा लिख रहा है NPT। ठीक है, NPT का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेटर। ठीक है, नॉन, देखिए थोड़ा सा मिट रहा है यहाँ पर, प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ तो न्यूक्लियर की बात हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक हथियारों की बात हो रही है। रासायनिक हथियार मतलब क्या होता है दोस्तों, बायोकेमिकल वेपन। जी हाँ, बहुत खतरनाक होते हैं। तो अगला दे रहा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये एक पल के लिए बच्चों के मन में आ सकता है, या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर, तो बता दिए। ऊपर देखिए केमिकल वेपन साफ साफ लिखा है, तो केमिकल वेपन कन्वेंशन ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी का ऑप्शन जो है गलत है। केमिकल वेपन की बात हो रही दोस्तों, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों इस तरह के वेपन का यूज किया गया था। ठीक है, खैर उसी को रोकने के लिए एक संधि किया गया 1997 में। जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया था। बीच में सचिन तेंदुलकर दोस्तों घूमने गए थे, तो लोगों को लगा कि सचिन तेंदुलकर को जो एक पॉइंट किया गया होगा, लेकिन आपका गलत जवाब है। विद्या बालन को दोस्तों पिछले साल किया गया था। ठीक है, यहां पर कैप्टन बाना सिंह आप याद रखेंगे, ये वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए दोस्तों बाना सिंह को रखा गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे राजदूत के रूप में। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, डीएनए की प्रतिकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन, नहीं ये नहीं है दोस्तों। एनर्जी प्रोडक्शन का काम भी नहीं, लिपिड का भी नहीं है दोस्तों। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, कह मैग्रो वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है, तो कह रहा है देखिए अंडमान ऊपर की तरफ है, अंडमान ऊपर की तरफ है, उसके बाद दोस्तों निकोबार नीचे की तरफ है। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहां कह रहा है क्या लिटिल निकोबार में पाया जाता है, या कार निकोबार में है ही नहीं दोस्तों, ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, लिटिल अंडमान में नहीं, उत्तरी अंडमान में दोस्तों पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मैग्रो वितरण जो है वो लिटिल अंडमान में। वैसे आप मैग्रो की बात करेंगे तो सुंदरबन के डेल्टा के आसपास भी पाया जाता है। कह नोआ का मतलब क्या है आपको बताना है, नोआ NOAA। ठीक है, अब नीचे देखिए नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन है, नो ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कह रहा है नेशनल ऑफिस फॉर आर्ट एंड एक्लेनेशन। ठीक है, इन सब में दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर किस सवाल का क्या जवाब दिया जाए, तो बहुत आराम से आप समझिएगा। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोस्तों आपका सही जवाब है। जो पढ़ा होगा फुल फॉर्म उन्हीं को पता होगा, बाकी का तो हालत खराब ही हो गया होगा। कौन सा भारतीय राज्य चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, क्या पश्चिम बंगाल करता है,
पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र है जहां चाय का उत्पादन होता है, बट ये सही जवाब नहीं है। करने को तमिलनाडु भी है, केरल तो एकदम नहीं है। असम दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है दोस्तों, यूएनएससी की बात कर रहा है, ठीक है, जिसका भारत मेंबर बनने को बेताब है बट बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है सांस्कृतिक आपदा आदान प्रदान को बढ़ावा देना, इनको इससे क्या लेना देना? मानवीय सहायता की निगरानी करना, इनसे भी लेना देना नहीं। वैश्विक व्यापार से भी नहीं दोस्तों। ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोस्तों यूएनएससी जिम्मेदार है। सिक्योरिटी की बात करें तो आप भी सिक्योरिटी की बात कीजिए, ठीक है। जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता होगा तो उसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन है ना, वो देखेगा अपना, ठीक है, तो वो देखेगा। उसी तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए दोस्तों अलग संस्थाएं हैं, वैश्विक व्यापार के लिए WTO वगैरह है। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक रूपरेखा दोस्तों तैयार किया? वो कौन सा अधिनियम है? लिख रहा है पास्को एक्ट, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये जो पास्को आप जानते हैं, जो यौन संबंधी जो है, जब किसी के ऊपर केस वगैरह लगता है, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके ऊपर दोस्तों पास्को लगाया जाता है, तो ये तो जवाब है नहीं, ठीक है। मीसा भी जवाब नहीं दोस्तों, DIR भी नहीं है। यहाँ पे आप याद रखेंगे दोस्तों UAP है, ठीक है। अब देखिए यहां भी आप पढ़ेंगे ना, तो लिख रहा है दोस्तों अनलॉफुल एंड टेररिस्ट एक्टिविटी, तो यू मतलब हो गया है, यहां पर होगा यू और एंड हो जाएगा, ए फॉर एंड, टी फॉर दोस्तों टेररिज्म एक्टिविटी जो लिख रहा है दोस्तों, यहां पर UAP ही ये लिखेगा दोस्तों, ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। UAP याद रखेंगे, ये आपका सही बता रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, यही होगा। और कब आया था दोस्तों? ये शायद 1967 के आसपास की घटना दोस्तों, उस समय दोस्तों ये आया है, इसको याद रखेंगे। ज्यामिति के जनक के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? हमको लगता है पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ठीक है, कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे उससे इनका मतलब नहीं भाई, उन्होंने केवल पाइथागोरस प्रमेय दिया था, ज्यामितिक जनक थोड़े बन जाएंगे। केपलर भी नहीं दोस्तों, ठीक है, केपलर अरस्तु बिल्कुल नहीं है। यूक्लिड आप याद रखेंगे, अलग ही ऑप्शन है, ठीक है, यूक्लिड आपका जवाब होगा। अरस्तु दोस्तों सुकरात के गुरु कहे जाते हैं, ठीक है, तो बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत है, इसको ध्यान रखें। कह रहा सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक टूल दोस्तों क्या करता है? तो एनालिटिक टूल क्या करता है दोस्तों? कह रहा एडिटिंग कंटेंट करता है? नहीं, कोई कंटेंट एडिट नहीं करता है। अवांछित उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करता है, ब्लॉकिंग अनवांटेड यूजर्स, ऐसा भी नहीं है। किसी पोस्ट को शेड्यूल करता है, ये भी नहीं दोस्तों। ये करता क्या है? प्रदर्शन को मापता है। जितने भी एनालिटिक टूल होते हैं वो बताते हैं कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, मतलब सारी चीजें आप एनालिटिक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से आपके परफॉर्मेंस को बताते हैं कि कैसा आपका परफॉर्मेंस है पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कह रहा कौन सा धन जो वैध तरीकों से कमाया जाता है? देखिए वैध तरीकों से पुरानी मुद्रा नई मुद्रा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। सफेद धन, काला धन। काला धन क्या वैध तरीकों से कमाया जाता है? नहीं। तो कौन सा धन कमाया जाता है? जो व्हाइट मनी होती है वही वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है, उसका हिसाब किताब भी रखा जाता है और उस पर इनकम टैक्स भी दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो सफेद कर है वही, ठीक है, सफेद धन है जो, ठीक है, सफेद धन मतलब व्हाइट मनी। हर कोई चाहता है व्हाइट मनी कमाए। ब्लैक मनी अगर आदमी कमाता भी तो उस पर ना तो टैक्स देता है, ना तो उसका हिसाब किताब रखता है, और ना ही उसे वैध या लीगल तरीके से कमाया जाता। अगर कमाया जाता तो ब्लैक मनी ही क्यों होती। करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से दोस्तों मुक्त है, ठीक है। क्या गणराज्य इस बात को बताता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत है, यही बताता है कि हम किसी के अंडर में नहीं है, हम क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो मारवाड़ का पठार दोस्तों, मारवाड़ यहाँ कहां से आ जाएगा? मारवाड़ राजस्थान के पश्चिम में पड़ता है। यहाँ अरावली तो ठीक है, लेकिन ये आप बताइए विंध्य के बीच में कहां से आ जाएगा? ठीक है, दक्कन का पठार भी नहीं मिलेगा, छोटा नागपुर भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा मालवा का पठार। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया वो सही जवाब है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का दोस्तों अर्थ क्या? कंटेंट क्यूरेशन क्या होता है? कर अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट को हटाना, मूल कंटेंट बनाना या अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझा कर। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िए। करा ब्लॉकिंग अनलॉफुल कंटेंट या डिलीटिंग ओल्ड पोस्ट या क्रिएटिंग ओरिजिनल कंटेंट या फिर सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रेलेवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसके लिए आप याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन करना, यही कहलाता है कंटेंट क्यूरेशन, ठीक है। कंटेंट क्यूरेशन याद रखेंगे, सब कुछ इसमें आ जाएगा। पेनिसिलिन की दोस्तों खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत
बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलत भी जवाब किया, जोनास साल्क, लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोक किया। दोस्तों यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको करना चाहिए था। जिन बच्चों ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया उनका जवाब सही है। करा भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है दोस्तों? करा रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, यही सही जवाब है दोस्तों। पर्यटन को बढ़ावा, सांस्कृतिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, व्यापार बाधाओं को कम करना, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 है। हालांकि ये जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, इसमें बहुत सारे तथ्यों, बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत किया गया, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों ये आपका सही उत्तर है। कम समय में अगर आपको अपना पेपर जो है मिलान करना है तो स्टडी 91 पर आइए। ज्यादा नहीं, सिर्फ हम 2 वीडियो देते हैं, एक हिंदी का, एक जीएस का। बहुत इत्मीनान से आप इन दोनों विषय को मिला सकते हैं और एक एक्यूरेट नंबर आप ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ हमारा लगभग कितना नंबर जो है बना है। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।